गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सभी अच्छे हैं। चलिए फिर से आप लोग सभी का मुकेश सर ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का फिर से स्वागत है। और आज फिर हम लोग जो है वर्ग 7 विषय हमारा विरासत, जो सामाजिक विज्ञान के इतिहास के नाम से जाना जाता है। हमारा विरासत मतलब इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं। पार्ट 1 जो है मध्यकाल में भारत, भाग 2। तो बच्चों, भाग 2 पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा भाग 1 की जानकारी ले लेते हैं कि हम लोग भाग 1 में क्या पढ़ा था। तो भाग 1 में हम लोगों ने इतिहास के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में जाना था। और इसके अंतर्गत में जो है जो मानचित्र है वह हमें किस प्रकार से इतिहास को समझने और जानने का प्रयास करवाता है, कोशिश करवाते हैं। मानचित्र जो है विभिन्न व्यापार साम्राज्य के गठन को मजबूत करता है, किस तरह से जो है व्यापार जो है वो चलता था। और इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में, 3 कालखंडों में बांटते हैं: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो हम लोग प्राचीन और आधुनिक काल को थोड़ा सा साइड कर देते हैं और हम लोग मध्यकाल के बारे में जानकारी हम लोग भाग 1 में ले रहे थे। इसमें हम लोग 1154 ईस्वी का भारतीय उपमहाद्वीप का जो है ये नक्शा, मानचित्र, और आपका जो है 1720 का जो मानचित्र है उसकी हम लोग तुलना कर रहे थे कि किस प्रकार इसमें परिवर्तन आया। और हिंद, जो भारत देश आज हम लोग हिंदुस्तान को नाम से जानते हैं, वह हिंदुस्तान किस तरह से अपनी भाषा कला को मतलब किस तरह से विकास हुआ, जिसमें मिनहाज सिराज ने सिर्फ पंजाब, हरियाणा और गंगा जमुना के क्षेत्र को ही हिंदुस्तान कहा था, क्योंकि उस समय सल्तनत काल सिर्फ यहीं तक, इसी क्षेत्र तक सीमित था। तो समय के साथ साथ जो है बदलते गया, जिसमें हम लोग अमीर खुसरो के बारे में थोड़ी सी जिक्र किए थे कि उन्होंने यहाँ भारत में पलने वाली संस्कृति और सांस्कृतिक और भौगोलिक पहचान के लिए उन्होंने सबसे पहले हिंद शब्द का प्रयोग किया था। तो चलिए आज हम लोग भाग 2 जो है पार्ट 1 का मध्यकाल में भारत, भाग 2 का हम लोग फिर से एक बार अवलोकन करेंगे। और इसमें आप लोग सभी को फिर से मुकेश सर ऑनलाइन क्लास में स्वागत और हृदय से आभार व्यक्त करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देखेंगे मध्यकाल में भारत में महत्वपूर्ण परिवर्तन, यानी जो मध्यकाल अंग्रेजों के आने से पहले, और मतलब समझ लीजिए कि मुगल काल, ठीक है, जिस समय मुगल काल जो है प्रारंभ हुआ, ठीक है, उस समय से लेकर जो अंग्रेजों के आने से पहले तक का जो मुगल काल था, उसमें भारत में क्या क्या परिवर्तन हुए उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो 1000 वर्षों के अंतराल में भारत में अनेक परिवर्तन बड़े पैमाने पर हुए। यह परिवर्तन राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं धर्म के क्षेत्र में हुए, ठीक है। और यह परिवर्तन मतलब समझ लीजिए कि सभी क्षेत्रों में, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक एवं धर्म के क्षेत्र में हो। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में कई क्षेत्रीय राजाओं का उदय हुआ। यानी जब हर्षवर्धन की मृत्यु हुई तो उस समय बहुत सारे, अब यहाँ पर क्या परिवर्तन हो सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे क्षेत्रीय राजाओं का उदय, क्षेत्रीय राजाओं का उदय। यानी जब हर्षवर्धन की मृत्यु हुई तो मृत्यु होने के बाद जो है बहुत भारत देश जो है वो छोटे छोटे क्षेत्रीय राजाओं में विभक्त हो गया, छोटे छोटे क्षेत्रों में बढ़ गया। बड़े क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त करने के लिए इन राजाओं में अक्सर लड़ाइयां होती थी। तो जब छोटा छोटा टुकड़ा हो गया तो अक्सर क्या होने लगा, राजाओं के बीच में लड़ाइयां स्टार्ट हो गई, ठीक है, राजाओं के बीच युद्ध। और ये युद्ध क्यों होता था, अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए, ठीक है। राजा लोग एक दूसरे के क्षेत्र में युद्ध करते थे ताकि उसका क्षेत्र जो है हमें मिल जाए।
अलग अलग भाषाओं एवं संस्कृतियों के चलते यह बाहरी खतरों से निपटने में एकजुट नहीं हो सके। और चूंकि यहाँ पर विभिन्न समुदाय विभिन्न भाषा के लोग रहते थे, आज भी है भारत में विभिन्न भाषाओं भारत में विभिन्न भाषाओं का प्रयोग। आज भी हम लोग देखते हैं कि भारत में विभिन्न भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जब विभिन्न भाषाओं का प्रयोग किया जाता है तो विभिन्न प्रकार के राजा होंगे, और यह राजा कभी भी एक दूसरे से एकजुट नहीं हो सके, एक दूसरे से लड़ते ही रहते थे। परिणामतः भारत में कई बाहरी आक्रमण हुए और इन आक्रमणों की सफलता के बाद नए नए साम्राज्यों की स्थापना हुई। और जब विभिन्न राजा एकजुट नहीं हुए तो जो बाहरी ताकतें थी वह यहाँ पर आक्रमण किया, और आक्रमण करने के बाद यहाँ पर नए नए साम्राज्य का स्थापना हुआ, जिसमें से मुगल वंश के पतन के काल में क्षेत्रीय राज फिर से उभरने लगे थे। 13वीं सदी में तुर्कों एवं अफगानों तथा 16वीं सदी में भारत में मुगलों के साम्राज्य की स्थापना हुई। 13वीं सदी में तुर्क तथा अफगानी, 13वीं सदी में अफगानों और तुर्कों का जो है यहाँ पर स्थापना हुई थी, और 16वीं सदी में भारत में मुगलों की स्थापना हुई थी। ठीक है। इस लंबे समय अंतराल में हिंदुओं एवं मुसलमानों के आपसी संपर्क कारण इस महाद्वीप में एक ऐसी संस्कृति का जन्म हुआ जिसमें हिंदू एवं मुस्लिम परंपराओं का समावेश था। इस संस्कृति की छाप स्पष्ट रूप से मध्यकाल की भाषा, साहित्य, चित्रकला, वास्तुकला और मूर्तिकला में दिखाई दिया। बच्चों, यहाँ पर हम थोड़ा सा देखेंगे कि जो हमारा भारत देश था, अभी जो हम लोग देख रहे हैं, यह भारत देश जो है, अभी का भारत देश और प्राचीन काल का भारत देश में बहुत अंतर था। यह अभी जो वर्तमान पाकिस्तान है वो भी भारत में था। उसके बाद अफगानिस्तान जो है वो भी भारत में है, जिसको प्राचीन काल में कंधार के नाम से जाना जाता था। और यह कंधार जो था वो महाभारत काल में भी गंधारी, यानी आप देखे होंगे जो शकुनी मामा थे उसको कंधार नरेश भी कहा गया है कहीं कहीं पर। यानी शकुनी मामा जो महाभारत काल में देखते हैं, यही कंधार के वो राजा थे, और वह हमारे भारत देश में जो आप इसको महाभारत में अक्सर आप इस चीज का जिक्र देखते होंगे। तो यह कंधार, कहीं कहीं गंधारी भी जो है धृतराष्ट्र की जो पत्नी थी, गंधारी भी आपका जो है कंधार से ही रिलेटिव है। तो उस समय अफगानिस्तान भी हमारे भारत देश में था। यहाँ तक कि भूटान हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, इस तरह से जो है बहुत सारे जो है देश इसमें मिले हुए थे। लेकिन धीरे धीरे यह टूटते गया, और एक समय ऐसा आया कि यहाँ पर 13वीं सदी में जो है अफगानिस्तान जो है, क्योंकि यहाँ पर हिंदू लोग निवास करते थे, और जो यहाँ पर मंगोलिया, आप अगर विश्व का मानचित्र देखेंगे, मंगोलिया जो है, यहाँ से मंगोल हमारे भारत देश में आए। मंगोलिया यानी मंगोल, ठीक है, मंगोलिया मंगोल यानी मुगल, ठीक है, मंगोल मुगल। तो मंगोलिया से जो है मुगल लोग हमारे भारत देश में आए थे। और 13वीं सदी में तुर्क और अफगान जो है, जो अफगानिस्तान से है, वो भारत देश में शासन किए थे। और 16वीं सदी में जो है मुगल के द्वारा भारत देश में, तो चूंकि यह हिंदू जो राष्ट्र था, हिंदू और यह लगभग मुस्लिम देश के रूप में जाना जाता है। मंगोलिया हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, है ना, बांग्लादेश। तो यह उस समय मध्यकाल में हिंदू प्लस मुस्लिम मिलकर, यानी हिंदू संस्कृति, मुस्लिम संस्कृति, हिंदू राजनीति, मुस्लिम राजनीति मिलकर एक नए मध्यकाल की शुरुआत किया गया था। एक अलग तरह का हिंदू मुस्लिम संस्कृति जो है वह भारत देश में मध्यकाल में पनप रही थी।
तो मध्यकाल की जो भाषा थी, आज भी हम लोग बहुत सारे भाषा जो होता है वह हिंदी और उर्दू जो है दोनों लैंग्वेज, फारसी, ये सभी मिलकर हम लोग आज भी बहुत सारा प्रयोग करते हैं। जैसे किताब, तो किताब जो है वो हिंदी भाषा नहीं है, वो उर्दू से लिया गया। तो कहीं ना कहीं हम लोग बहुत सारे चीजों का समावेश जो है अभी भी हमारे भारत देश में भाषाओं में मिल सकता है। साहित्य, चित्रकला, वास्तुकला तथा मूर्ति कला में भी दिखाई देता है। तो मध्यकाल में जो है भारत में बहुत सारे महत्वपूर्ण जो है परिवर्तन देखने को मिला। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मध्यकाल में और क्या परिवर्तन हुए हैं। तो एक आ जाता है, ये तो हो गया कि कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन मध्यकाल में। देखिए कि उस समय जो है हिंदू मुस्लिम मिलकर जो है एक नई संस्कृति, जिसको हिंदू मुस्लिम संस्कृति भी कहा जाता है ना, ये मध्यकाल में देखने को मिलती है। इसके बाद दूसरा है प्रौद्योगिकी में बदलाव। ठीक है, प्रौद्योगिकी में बदलाव। अब मध्यकाल में हम लोग क्या देखते हैं, इस काल में अलग अलग समय पर कुछ नवीन प्रौद्योगिकियों का प्रारंभ हुआ। कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिला। यानी मध्यकाल में ही कृषि पर महत्वपूर्ण बदलाव हुए। कृषि पर महत्वपूर्ण बदलाव जो है वह देखने को मिला कृषि पर मध्यकाल में। अब इसमें क्या परिवर्तन हुआ, इसमें जो है नए आविष्कार हुए रहट का। ठीक है, तो रहट आप लोग ये देख सकते हैं, ये चित्र है रहट का। तो रहट क्या होता था कि पहले लोग जो थे वो कृषि के लिए मुख्यतः परंपरागत कृषि थे, पानी सिंचाई करने का वो प्रयोग करते थे। लेकिन मध्यकाल में रहट का जो है ये आया। रहट जो था वो एक गोल चक्री होती थी, ये कुआं हो गया, कुआं के नीचे भी एक चक्री लगी रहती थी और यहाँ पर एक बेल्ट होता था। ठीक है, और इस बेल्ट में जो था वो बहुत तरह की बाल्टियां जो है वो बंधी होती थी। ठीक है, बहुत सारी बाल्टियां बंधी होती थी। ये एक चक्र होता था यहाँ पर, और इसे मुख्यतः बैल से घुमाया जाता था। ठीक है, रहट को जो है बैल से घुमाया जाता था। जब बैल घूमती थी तो यह चक्री भी घूमता था। जब चक्री घूमती थी तो इसके अंदर में जो बाल्टी होता था वो भी बाल्टी, चूंकि यह पानी से भरा हुआ है तो यह बाल्टी जो है वो पानी भर के ऊपर में उछल देती थी और इससे जो है एक पंप होता था और इस पंप से जो है सिंचाई होती थी। क्योंकि इसमें एक बार में बहुत ज्यादा मात्रा में पानी निकाला जाता था तो सिंचाई भी जो है ज्यादा मात्रा में होने लगी। तो उस समय जो है कृषि पर महत्वपूर्ण बदलाव ये हुआ कि जब रहट की खोज हुई तो रहट में ज्यादा मात्रा में जो है कृषि की पैदावार बढ़ी। दूसरा उत्पादन हो गया, दूसरा चीज हो गया आपका चरखे का इस्तेमाल। चरखे का इस्तेमाल, तो चूंकि लोग पहले जो कपड़ा बनाते थे वो हाथ से बुन के बनाते थे, है ना, लेकिन जब चरखे की खोज हुई तो उस समय जो है कटाई करने में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने लगा। लोग कपड़ों का ज्यादा इस्तेमाल, कपड़े ज्यादा बनने लगे। उसके बाद हो गया तोप एवं बारूद का प्रयोग, है ना। मध्यकाल में जो है तोप और बारूद का ज्यादातर जो है हथियारों का तोप एवं बारूद का प्रयोग मध्यकाल में ही जो है तोप और बारूद का ज्यादा प्रयोग होने लगा। इस काल अवधि में आलू जो है, आप ध्यान दीजिएगा कि आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफी, ये सभी जो है विदेशियों के द्वारा, यानी हमारे विदेशियों के द्वारा जो है वह भारत में आए। ठीक है, मध्यकाल के समय ही जो है आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफी जो है वो विदेशियों के द्वारा, ठीक है, ये भारत के, आज हम लोग कहेंगे भारत की मुख्य फसल जो है आलू है, मकई है, मिर्च है, चाय है, कॉफी, ये सभी है। लेकिन ये हमारे भारत देश की मूल फसल नहीं है। ठीक है, यह विदेशियों के द्वारा जो है मध्यकाल में ही लाया गया था। तो ये जो है प्रौद्योगिकी में
बदलाव हमारे भारत देश में देखने को मिल सकता है। आप लोग इसको पॉज करके जो है उतार लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं नए सामाजिक बदलाव। जब भी आपको उतारने का होगा तो आप वीडियो को जो है थोड़ा सा पॉज करेंगे। पॉज करने से क्या होता है कि वीडियो रुक जाती है और आप आसानी से जो है विभिन्न जानकारियों को जो मैं व्हाइट बोर्ड में लिख रहा हूँ उसे आप लोग उतार सकते हैं। जो बच्चे पीछे रह जाएंगे वो वीडियो को रिवाइंड करके जो है वह कॉपी में उतारने काम करेंगे। इस मध्यकाल में क्या हो गया, नए सामाजिक एवं राजनीतिक समूह, ठीक है। इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि मध्यकाल में लोगों की गतिशीलता में वृद्धि होने लगी। रोजगार के अवसर एवं काम धंधों की तलाश में लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आना जाना बढ़ गया। यानी इस काल में क्या था कि लोग जो है रोजगार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना प्रारंभ किया, यानी रोजगार की तलाश में। यहाँ की खनिज संपदा एवं व्यवसाय की संभावनाओं ने विदेशियों को आकर्षित किया। इस काल में नए नए सामाजिक समूहों का उदय हुआ। इसमें से राजपूत एक महत्वपूर्ण समुदाय, यानी नए समुदाय का मध्यकाल में नए समुदाय का उदय। तो नए समुदाय का उदय में जैसे में एक हो गया राजपूत, जो आज हम लोग राजपूत बोलते हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो राज जोड़ पुत, यानी राज मतलब हो गया राजा और पुत मतलब हो गया पुत्र, यानी राजा का पुत्र, ठीक है। इसमें राजपूत एक महत्वपूर्ण समुदाय के रूप में उभरा। राजपूत शब्द राजपुत्र से निकला है जिसका अर्थ होता है राजा का पुत्र। इस काल में इस शब्द का प्रयोग आमतौर पर योद्धाओं, राजा और सामंत वर्ग के लिए होने लगा। यानी राजपूत जो है वह किस वर्ग में प्रयोग होने लगा, तो वो था बहुत सारे योद्धा लोग, ठीक है, बहुत सारे राजा लोग, बहुत सारे सामंत जो है, वे सभी लोग जो है इस राजपूत शब्द का प्रयोग करने लगे। और इसका जो है एक अलग अर्थ भी जो है लोगों के समुदाय में आने लगा, जो अपने को क्षत्रिय वर्ण के होने का। और ये जो राजपूत अपने आप को योद्धा, राजा या सामंत जो रखते थे, वह अपने आप को क्षत्रिय कहने लगे। क्षत्रिय वर्ग जो है वह एक नया वर्ग जो है निकल के आया, वो क्या है, क्षत्रिय वर्ग। योद्धा वर्ग अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। मध्यकाल के दौरान जंगलों को साफ कर कृषि योग्य भूमि की वृद्धि की जा रही थी। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अपेक्षाकृत अधिक तेजी से हुआ। परिणाम स्वरूप जंगलों में रहने वाले आदिवासी लोगों को विवश होकर अपना स्थान छोड़ने लगा। अब देखिए मध्यकाल में फिर क्या हुआ कि यहाँ पर कृषि का जो है जब राहत का खोज हो चुकी थी, आविष्कार हो चुका था, तो उस समय ज्यादा सिंचाई की व्यवस्था होगी। तो लोग क्या किए कि जंगलों को साफ करके जो है सिंचाई योग्य भूमि बनाने लगे। अब जब जंगल में रहने वाले आदिवासी, चूंकि आदिवासी हैं वो तो जंगल में ही रहते हैं, तो जब जंगल साफ होने लगा तो फिर वो मजबूरन जो है अपने जंगल को छोड़कर, अपने स्थान को छोड़कर वह दूसरे स्थान में जाने को विवश हो गए। इनमें से कई किसान हुए, यानी जो बहुत सारे किसान हुए, जिसमें से कुछ किसान के पास कम जमीन थी, किसी के पास ज्यादा जमीन थी। छोटे किसान कर चुकाने के अतिरिक्त स्थानीय मालिक वर्ग को बेगार करने के लिए मजबूर थे। बेगार, यहाँ पर एक चीज नया आ गया है, बेगार। अब जब हम लोग इसका जिक्र करेंगे कि बेगार क्या होता है, लेकिन बेगार कहाँ से आ गया, यानी जब जंगल को साफ किया जाने लगा तो कुछ लोग किसान हो गए। अब जिनके पास अधिक जमीन थी और जिनके पास कम जमीन थी, तो जिनके पास कम जमीन थी वह कर देने में असमर्थ हो गया, और जिनके पास अधिक जमीन थी वह कर देने लगे, ठीक है।
तो जो कम जमीन था वो कर देने में जो है असमर्थ जब होने लगे तो वो क्या किए कि वो कम जमीन वाले किसान जो है वो अधिक जमीन वाले के पास काम करना स्टार्ट कर दिए। और कभी कभी जो है वो बेगार, बे मतलब होता है नहीं, गार मतलब हो जाता है मजदूरी। ठीक है, गार का मतलब क्या हो जाता है? मजदूरी। बे मतलब हो जाता है नहीं, यानी बिना मजदूरी का ही काम करना। ठीक है, बेगार करने के लिए मजबूर थे। समाज में आर्थिक एवं सामाजिक असमानता बढ़ रही थी। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगा, लोग जातियों और उपजातियों में बढ़ने लगे। और इस मध्यकाल में जैसे जैसे जो है समाज में अंतर बढ़ने लगा, गरीब जो है, गरीब और अमीर का जो नया वर्ग पैदा हो गया, अमीर और गरीब। तो गरीब जो है वह जैसे जैसे वो गरीब होते गया, उसमें लोग जो है जाति और उपजाति, ठीक है, जाति और उपजाति में जो है बंटने लगा। सामाजिक एवं आर्थिक हैसियत में उन्हें समाज में ऊंचा और नीचा दर्जा मिलने लगा। आज भी देखे होंगे जो अमीर है उसको ऊंचा दर्जा दिया जाता है, और जो गरीब है उसको नीचा दर्जा। आज भी आप अपनी जगह देख सकते हैं, जो अमीर होते हैं उसको अमीर पीढ़ा दिया जाता है, नहीं कुर्सी दिया जाता है, और जो गरीब है उसको कोई वैल्यू नहीं दिया जाता। आज भी आप देख सकते हैं, है ना। तो यह आज का नहीं है, यह मध्यकाल से ही जो है अमीर गरीब का जो है दर्जा आते रहा, है ना। जो अमीर लोग हैं उसको ऊंचा दर्जा दिया जाने लगा, और जो गरीब है उसको नीचा दर्जा मिलने लगा, यानी आर्थिक। ठीक है, आर्थिक मतलब क्या? पैसे से, है ना, पैसा से ही अमीर गरीब होने लगा। विभिन्न क्षेत्रों में किसी जाति विशेष के दर्जे पर भी अंतर होता था, अर्थात एक जाति कि किसी क्षेत्र में प्राप्त दर्जा दूसरे क्षेत्र में अलग हो सकता था। इतना ही नहीं बल्कि समाज के कुछ पेशेवरों को भी जाति का दर्जा मिल चुका था। राज दरबारों में लिपिक या मुंशी का काम करने वाले को कायस्थ कहा जाने लगा। जो राज दरबारों में मतलब वो कोई भी जाति का था, लेकिन अगर वो मुंशी का काम कर रहा है राजा के पास तो उसको कायस्थ का नाम दिया गया। मुंशी मतलब हिसाब किताब देखने वाला। तो जब हिसाब राजा के यहाँ अगर वो मुंशी का काम कर रहा है तो उसका एक नया नाम पड़ गया, और वो क्या है? कास्त, है ना। उसका एक नया जाति बन गया कास्त, है ना, कि वो मुंशी है, वो राज परिवार में काम करता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि मध्यकाल में जो है विभिन्न परिवर्तन हुए, और कहीं ना कहीं यह आज भी हम लोग आज आधुनिक जीवन में जी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मध्यकाल का ही रूपरेखा जो है अभी तक हमारे बीच चलते आ रहा है। तो आज हम लोग यहीं पर भाग 2 को रखेंगे। फिर हम लोग नए वीडियो में जो भाग 3 होगा उसमें हम लोग नए चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक आप लोग सभी खुशहाल रहें और आनंद के साथ, मज़े के साथ जो है पढ़ाई को जारी रखें। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।